हेलो। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द डीएनए एंड जीन। आज हम ये समझेंगे कि जीन और डीएनए दरअसल होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर जो हमने सेल के बारे में पढ़ा है कि ये एक सेल होता है, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइट, हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो समझना ये है कि जो भी कुछ होता है ना, डीएनए जीन, वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है सबसे पहले। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड दिस न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा है क्या बेसिकली। सो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस का एक डायग्राम ऐसे छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस का व्हाइट कलर का न्यूक्लियस का डायग्राम है। इस न्यूक्लियस के डायग्राम में हम देखते हैं कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस वन एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रेस्ट ऑफ द एरिया है, बचा हुआ एरिया, जो ये वाला पार्ट, ये दरअसल यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। अब ये जो लिक्विड है, इसके इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दिखाई देते हैं, वी कॉल दैम एज क्रोमैटिन फाइबर। हम इन्हीं को क्रोमैटिन फाइबर्स बोल देते हैं, या फिर क्रोमैटिन मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन ही क्यों नाम दिया गया? बिकॉज ये कलर ले लेते हैं ये फाइबर्स, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो इन फाइबर्स को अगर हम डील करने की कोशिश जब करते हैं, इन फाइबर्स के बारे में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये देखा कि जब सेल डिवाइड करता है, क्या कहा मैंने? जब सेल डिवाइड करता है तो इन फाइबर्स को, जो भी हमने क्रोमैटिन फाइबर्स बनाए थे, इनको हमने और डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करा। तो पता क्या पता लगा कि एक्चुअली ये फाइबर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं हमें। ये इस तरीके के कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो इस तरीके पे दिखाई देते हैं। अब भाई ये क्या स्ट्रक्चर? वेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम दरअसल है क्या? ये कुछ भी नहीं, बस ये क्रोमोसोम जो है, ये दो चीजों का बना हुआ है। क्या? इसके अंदर एक तो है डीएनए और एक है प्रोटीन। क्या क्या चीजें हैं? डीएनए और प्रोटीन। तो ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और इसके बारे में अगर हम ज्यादा समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये डीएनए जो है ना, मान लीजिए एक बहुत लंबा थ्रेड है डीएनए। तो एक बहुत लंबा थ्रेड है डीएनए, और इस थ्रेड को मुझे लपेटना है। क्या करना है? लपेटना है। तो मैं इसको प्रोटीन के ऊपर लपेट देता हूँ। मतलब मेरे पास एक ये प्रोटीन हो गई रेड कलर की। अब इसके ऊपर मैंने क्या करा कि व्हाइट कलर का डीएनए रैप करता चला गया, रैप करता चला गया, इसके ऊपर लपेटता चला गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा? बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारा डीएनए जब मैंने इसके ऊपर रैप कर लिया, और उसकी पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर जो है कॉम्पैक्ट, बिल्कुल धस के स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये है, क्रोमोसोम में से अगर मैं कुछ एक तागा निकालूं, तो एक्चुअली मेरे हाथ में क्या आएगा? डीएनए। तो इसका मतलब क्रोमोसोम जो है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। और वो डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है, वो प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है। ठीक है। ओके। अब वो प्रोटीन कौन सा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये समझना है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब ये जो डीएनए है, डीएनए, इट स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर हम ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हैं हम, तो डी एन और ए, तो ये फुल फॉर्म आ जाती है डीएनए की। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? वो डाई ऑक्सी लिख देते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। तो ये डाइऑक्सी नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। ओके। तो या फिर डी राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख देते हैं, तो द करेक्ट वन इज एक्चुअली डीऑक्सी। तो यही सही है। ठीक है। इस चीज को याद रखना है, बिकॉज ये अगर आप मिस्टेक इस तरीके की करते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट डीएनए एक्चुअली में रोल प्ले क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो समझिए डीएनए दरअसल हमारी बॉडी में अगर हम डीएनए को स्टडी करते हैं, हम इसको इस तरीके से स्टडी करते हैं, इसके दो स्ट्रैंड्स मतलब कि दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये जो अरेंजमेंट है जिस तरीके से भाई आप देख रहे हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से है। आपने देखा होगा कि एक जो स्टेयर्स होती है, जो जीना होता है ना, तो गोल गोल जीने भी होते हैं जो सीधे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ऐसे गोल गोल, और वो ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। तो ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, बट लेकिन ये दो है। तो बिल्कुल इस तरीके से है कि गोल जीना है और उसके दोनों तरफ रैलिंग है, तो आप दोनों हाथ से, एक हाथ से एक तरफ की रैलिंग पकड़िए, दूसरे हाथ से दूसरी तरफ की रैलिंग पकड़िए, सो फाइनली यू विल बी, और फिर जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो जैसे जैसे वो रैलिंग घूम रही है वैसे वैसे हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, ओके। अब जीन के बारे में समझते हैं कि जीन क्या होती है। देखो, सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है ना, जब हमने पता लगाया कि कितना लंबा डीएनए, तो पता लगा दरअसल 2.2 मीटर्स का डीएनए प्रेजेंट है हमारे एक सेल के अंदर। कितने सेल के अंदर? वन सेल के अंदर 2.2 मीटर्स का डीएनए एक सेल के अंदर। और हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो इस कैलकुलेशन में हम नहीं पढ़ेंगे कि कितने मीटर का हो गया, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि एक सेल में लगभग लगभग 2.2 मीटर का डीएनए। सारा का सारा डीएनए यूजफुल नहीं होता। मतलब मान लेते हैं ये 2.2 मीटर का डीएनए, मानने में क्या जा रहा है ना। ओके, तो 2.2 मीटर्स का जो डीएनए है, अब हम पता क्या समझेंगे इसमें, कि इसमें मान लीजिए इतना पोर्शन, ये जो मैंने मार्क किया है येलो कलर से, इतना पोर्शन जो है वो फंक्शनल है। क्या है वो? फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब कुछ वर्क परफॉर्म करता है। क्या वर्क परफॉर्म करता है? मान लीजिए पेरेंट्स के पास कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर पेरेंट से उनके बेबी में चला जाता है। कैरेक्टर का मतलब हो सकता है फीचर, बॉडी के जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि कर्ली हेयर्स होना, आई के कलर, आईज का जो कलर होता है वो, तो ये सब फीचर्स हैं। आपकी दो आंखें हैं और एक नाक है, और एक नाक जो है वो दो आंखों के बीच में है, नीचे और बीच में है। वो कभी, आपकी जो नोज है वो कभी भी आपके माथे पे नहीं आ सकती। तो ये सब क्या कहलाते हैं? फीचर्स कहलाते हैं या फिर कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि हम कह रहे हैं कि फंक्शनल होता है और ये कुछ काम करता है, क्या काम करता है? ये फीचर्स को डिफाइन करता है कि कौन सा फीचर आना चाहिए और कब आना चाहिए। तो ये जो एक यूनिट है, ये जो एक पार्ट है छोटा सा, दिस वन, दिस पार्ट, ये जो जिसको मैं फंक्शनल पार्ट बोल रहा हूँ, ये फंक्शनल पार्ट जो जिसको मैंने बोला, दिस इज ओनली कॉल्ड जीन। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि बचा हुआ पार्ट ये वाला, वेल मान लेते हैं कि ये कोई काम नहीं करता, मान लेते हैं। तो अगर ये कोई काम नहीं कर रहा तो इसको हम सिंपली बोल देते हैं कि ये पार्ट क्या है? नॉन फंक्शनल। क्या है ये? नॉन फंक्शनल। तो इसका मतलब हम जीन टर्म जो देंगे वो किसको देंगे? केवल फंक्शनल, जो कुछ काम करता है केवल उसी को ही हम फंक्शनल बोलेंगे और उसी को हम जीन बोलेंगे। तो इसी वजह से हमने बोला कि भाई अब जीन की जो डेफिनेशन हो जाती है कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, देखो डीएनए के सेगमेंट तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, है ना। डीएनए का सेगमेंट मैं ये वाला भी निकाल सकता हूँ, ये वाला भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जो फंक्शनल है, जो कुछ वर्क परफॉर्म करता है, जो किसी फीचर के लिए कोड करता है, जो किसी फीचर को लेके आता है बेबी के अंदर, है ना, दैट इज कॉल्ड जीन। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन, फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए, दैट इज कॉल्ड द जीन। तो वो जीन होता है। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। और जो जीन का कॉन्सेप्ट है वो हालांकि हम 10th क्लास में और 11th क्लास में 12th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट इज कॉल्ड द जीन। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।